नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका, जो आपके लिए उपलब्ध करवाई जा रही हैं राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावा की ओर से। आज की क्लास कक्षा 12 जीव विज्ञान हिंदी वर्ग के लिए एक नया अध्याय जो है वो हम शुरू करेंगे। पादपकारी की जो तीसरी यूनिट हम पढ़ रहे थे उसी में जो श्वसन जो जीवों में होने वाली एक महत्वपूर्ण या पादपों में होने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, उसके बारे में इस अध्याय में हमें पूरी विस्तार पूर्वक इसकी पूरी क्रिया विधि वगैरह जो है वो पढ़ेंगे। लेकिन श्वसन क्रिया क्या है, इसकी क्रिया विधि वगैरह पढ़े उससे पहले इसका जो सामान्य परिचय है उसको हम थोड़ा सा ध्यान में रख लें। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा पादपों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पादप या कोई भी प्राणी जो है वो विभिन्न जैविक क्रियाएं प्रदर्शित करता है और उन जैविक क्रियाओं में या उन उपापचयी क्रियाओं में उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता जो उसे होगी विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए, उस ऊर्जा की पूर्ति जो है वो उसे श्वसन की क्रिया के द्वारा होती है। इसलिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए या ऊर्जा प्राप्ति के लिए प्रत्येक जीव जो है वो श्वसन की क्रिया प्रदर्शित करता है और इसमें उसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ये चीज आप पढ़ चुके हैं या आज ऊर्जा गतिकी के जो नियम है उनके अनुसार जानते हैं कि ऊर्जा जो है वो ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही खत्म की जा सकती है। ऊर्जा को केवल रूपांतरित किया जा सकता है। इसका मतलब श्वसन में भी जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा एक रूपांतरित ऊर्जा होती है और ये रूपांतरित ऊर्जा जो है वो आती है भोजन या फिर खाद्य पदार्थों से, या यूं कह सकते हैं कार्बनिक यौगिकों से। विभिन्न जटिल कार्बनिक यौगिक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इस तरह के जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, इन जटिल कार्बनिक यौगिकों का अपघटन किया जाता है या इनका ऑक्सीकरण किया जाता है और जटिल कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण या फिर अपघटन होगा तो उस स्थिति में ये ऑक्सीकृत होकर सरल यौगिकों में रूपांतरित हो जाते हैं या सरल अणुओं में रूपांतरित हो जाते हैं और प्लस साथ में एटीपी के रूप में ऊर्जा जो है वह भी उत्पन्न होती है। इसी प्रक्रिया को या ये जो एक सामान्य समीकरण है इसी को हम श्वसन कहते हैं। इस आधार पर देखें तो श्वसन की परिभाषा जो है वो क्या बन जाएगी, वह है जैविक प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण या अपघटन करके सरल अणुओं में रूपांतरित किया जाता है और साथ में ऊर्जा प्राप्त की जाती है। उस जैविक क्रिया को हमें श्वसन की क्रिया कहते हैं। इस जैविक क्रिया में इन जटिल कार्बनिक यौगिकों में जो स्थितिक ऊर्जा है, इस स्थितिक ऊर्जा को एटीपी के रूप में गतिज ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, यानी इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो स्थितिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया जो है वो श्वसन की प्रक्रिया होगी। अब श्वसन की इस प्रक्रिया का सामान्य समीकरण जो हम पढ़ेंगे उसमें जटिल कार्बनिक यौगिक जो सबसे पहले काम में आता है वो होता है ग्लूकोज, जो एक कार्बोहाइड्रेट है। इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन किया जाता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका अपघटन होता है तो इससे 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणु और साथ में 6 जल के अणु प्राप्त होते हैं और प्लस 38 एटीपी जो हैं वो भी इसमें उत्पन्न होते हैं। 38 एटीपी या ये कह सकते हैं 686 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। ये श्वसन का एक सामान्य समीकरण है। यह समीकरण जो है वो विभिन्न अलग अलग चरणों में, यानी ये श्वसन की पूरी प्रक्रिया है उसका पूरा समीकरण है, लेकिन श्वसन की जो प्रक्रिया है वो भी अलग अलग चरणों में होते हैं। तो इसको चरणबद्ध तरीकों में या विभिन्न चरणों में बांट करे या वर्गीकृत करके और उसके अनुसार जो है इसका अध्ययन हम इस पूरे पाठ के अंदर करेंगे। लेकिन उससे पहले श्वसन की क्रिया या क्रिया विधि हम पढ़ें तो उससे पहले कुछ सामान्य बातें जो हैं इनके अंदर वो हम पढ़ेंगे, जिसमें पहली चीज जो है वो आती है श्वसन क्रियाधार। क्रियाधार जो है वो किसे कहा जाता है, वह जो क्रिया का आधार होता है। तो यहाँ पर क्रियाधार का मतलब ये हो गया कि श्वसन की जो प्रक्रिया है वो यही है, जटिल कार्बनिक यौगिक सरल यौगिकों में रूपांतरित होते हैं।
ये जो जटिल कार्बनिक यौगिक जिनका ऑक्सीकरण या अपघटन होता है और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वही श्वसन की क्रियाधार कहलाते हैं। यानी श्वसन की क्रिया की शुरुआत जो है वो इन्हीं से होती है और श्वसन क्रियाधार के रूप में कोशिका के अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं या तो कार्बोहाइड्रेट, यानी ये जटिल कार्बनिक यौगिक, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये मुख्य श्वसन क्रियाधार अणु जो हैं वो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जो श्वसन क्रियाधार के रूप में काम में करते हैं। इनमें से प्राथमिक श्वसन क्रियाधार जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। इनमें भी यदि हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट में भी प्रथम श्वसन क्रियाधार जो है वो ये है ग्लूकोज, या जिसको हम कह सकते हैं हेक्सोज शर्करा। हेक्सोज यानी जिसमें 6 कार्बन हों, ऐसी शर्करा को हम हेक्सो शर्करा कहते हैं, जो ग्लूकोज अणु होता है। ग्लूकोज प्राथमिक श्वसन क्रियाधार की तरह से कार्य करता है। लेकिन यदि ग्लूकोज नहीं हो तो फिर डाइसेकेराइड जैसे सुक्रोज वगैरह जैसी शर्कराएं जो हैं वो काम में आती हैं। और यदि वो भी नहीं हो तो फिर कोशिका में जो संचित भोजन होता है, और पादप कोशिका में संचित भोजन जो है वो होता है स्टार्च या मंड। तो स्टार्च को अपघटित किया जाता है। तो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज काम में आएगा, नहीं तो ओलिगोसेकेराइड यानी सुक्रोज जैसी शर्कराएं काम में आती हैं, और वो भी यदि नहीं है तो फिर स्टार्च का अपघटन किया जाता है। अब यदि ये प्राथमिक क्रियाधार यानी कार्बोहाइड्रेट भी कोशिका में नहीं है तो फिर उपयोग किया जाएगा किसका? वसा का। कार्बोहाइड्रेट के बाद में उपयोग वसा का किया जाता है। और यदि कोशिका में वसा भी उपस्थित नहीं है अपघटन करने के लिए और कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता है तो वो फिर प्रोटीन का उपयोग करती है। यानी कोशिका में श्वसन क्रियाधार की तरह से प्रोटीन जो है वो अंत में काम में आता है। यानी अंतिम स्रोत जो है वो क्या होगा? प्रोटीन होगा। प्रोटीन का अपघटन कार्बोहाइड्रेट और वसा समाप्त होने पर होता है। अब यहाँ पर यदि श्वसन क्रियाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट काम में आ रहा है, इसके आधार पर 2 परिभाषाएं बनती हैं। ब्लेकमैन ने इन्हें परिभाषित किया था। ब्लेकमैन के अनुसार श्वसन जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक प्लावी प्रकार का और दूसरा प्लावी श्वसन इसको हम कहते हैं, और दूसरा है जीव द्रव्य के श्वसन। प्लावी श्वसन की क्रिया जो है वो किसे कहेंगे? वह है श्वसन की प्रक्रिया जिसमें श्वसन क्रियाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग होता है, तो उसे हम प्लावीय श्वसन कहते हैं। और जब श्वसन क्रियाधार के रूप में प्रोटीन का उपयोग होने लगे तो उसे हम जीव द्रव्यक श्वसन कहते हैं, क्योंकि इसमें तो कोशिका को जीवित रखने वाला जीव द्रव्य जिसमें प्रोटीन जो है वो एंजाइम वगैरह के रूप में महत्वपूर्ण क्रियाधार होता है, उसी का अपघटन होने लगता है। और ऐसी स्थिति में कोशिका एक तरह से खुद अपने आप को ही खत्म करने लगती है, इसलिए इसे जीव द्रव्यक श्वसन कहते हैं। ये जीव द्रव्यक श्वसन जो है वो सामान्य स्थिति में देखा जाए तो कोशिका में नहीं होता है। ये तो इमरजेंसी में, आपातकालीन स्थितियों में इस प्रकार का शोषण होता है, नहीं तो सामान्य प्लावी प्रकार का ही शोषण कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। जीव द्रव्यक शोषण जो है वो सामान्यतः होता है या तो उपवास वगैरह के समय। अब उपवास पादप तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन शोषण जो है वो पादपों में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, प्राणी भी शोषण करते हैं। तो प्राणी जैसे मनुष्य वगैरह उपवास की स्थिति में हो या बीमारी वगैरह की स्थिति में हो, या फिर पादप वगैरह के अंदर यदि हम देखें, पादप जब मुरझाने लगते हैं, लास्ट में सूखने लगते हैं कार्बनिक यौगिकों की कमी के कारण से, तो उस स्थिति में उनके अंदर जीव द्रव्यक शोषण होता है। तो इसमें कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, बस इतना ध्यान में रख लें। परिभाषा कई बार पूछ ली जाती है, प्लावी शोषण क्या है या जीव द्रव्यक शोषण क्या है। प्लावी शोषण किसे कहेंगे? जब शोषण क्रियाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग होता है तो उसे हम प्लावी शोषण कहते हैं, और जो शोषण क्रियाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अनुपस्थिति में प्रोटीन का उपयोग होने लगे तो उसे हम जीव द्रव्यक शोषण कहते हैं। और एक परिभाषा ये कि शोषण क्रियाधार किसे कहते हैं? श्वसन की क्रिया में प्रयुक्त होने वाले जटिल कार्बनिक यौगिक या श्वसन की क्रिया में जिन जटिल कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है वो जटिल कार्बनिक यौगिक ही श्वसन क्रियाधार कहलाते हैं। प्राथमिक श्वसन क्रियाधार कौन सा है ये जरूर ध्यान में रख लें। प्राथमिक श्वसन क्रियाधार जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है।
कार्बोहाइड्रेट के बाद में वसा और प्रोटीन का उपयोग होता है। और कार्बोहाइड्रेट में भी यदि हम देखें तो प्राथमिक या प्राइमरी सबस्ट्रेट जो है वो कौन सा है, ग्लूकोज। सबसे पहले ग्लूकोज ही काम में आएगा। तो इसमें हम जो क्रियाविधि पढ़ेंगे श्वसन की, वो सारी ग्लूकोज को ही क्रियाधार मानते हुए इसमें हम आगे पढ़ेंगे। अब श्वसन के बारे में कुछ सामान्य परिचयात्मक तथ्य जो है वो पढ़ने के बाद में आगे हम पढ़ेंगे श्वसन के प्रकार के बारे में। श्वसन की क्रिया में यदि देखा जाए तो इसमें जटिल यौगिक जो हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक जो हैं, उनका ऑक्सीकरण या उनका अपघटन होता है। लेकिन इनका ऑक्सीकरण या इनका अपघटन जो है वो या तो होता है O2 की उपस्थिति में या फिर होता है O2 की अनुपस्थिति में। बस इसी के आधार पर जो श्वसन है वो दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सीकीय श्वसन, एक अनऑक्सीकीय श्वसन। जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो उसे ऑक्सीकारी श्वसन और जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित हो उसे अनऑक्सीकारी श्वसन या अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब यहाँ पर हम श्वसन के इन दोनों प्रकार वगैरह के बारे में पढ़ें तो उससे पहले श्वसन की प्रक्रिया जो है उसका एक सामान्य रेखा चित्र जो है उसको ध्यान में रख लें। श्वसन की शुरुआत प्राथमिक यौगिक से होते हैं, प्राथमिक श्वसन क्रियाधार से, और वो जस्ट अभी हमने पढ़ा है वो क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का अणु जब अपघटित होता है तो दोनों तरीकों से अपघटित हो सकता है, या तो वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में। लेकिन पहले शुरुआत में जब इसका अपघटन होता है तो ये एक ही तरीके से होता है और ग्लूकोज का एक अणु जो है वो अपघटित होकर पायरुविक अम्ल जो है उसके दो अणु उत्पन्न करता है। तो एक ग्लूकोज अणु पायरुविक अम्ल के दो अणु, जिसको हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं CH3COCOOH, ये पायरुविक अम्ल है। तो पायरुविक अम्ल के दो अणुओं में अपघटित हो जाता है ग्लूकोज का एक अणु। यह प्रक्रिया जो है इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इनको हम पूरा डिटेल से इस चैप्टर में से बड़े प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, ETS, इस तरह के क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा। ये क्रिया जो है वो कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है या साइटोप्लाज्म में होगी। कोशिका द्रव्य में यह पहला चरण हो जाएगा। इसके बाद में आगे इस पायरुविक अम्ल का और अपघटन होगा। लेकिन इस पायरुविक अम्ल का आगे जो अपघटन है वो दो प्रकार से हो सकता है या दो परिस्थितियों में हो सकता है। एक पहली परिस्थिति हम मानकर चलते हैं O2 की उपस्थिति में। यदि ऑक्सीजन उपस्थित हो तो उस स्थिति में आगे इस पायरुविक अम्ल का रूपांतरण जो है वो होगा एक अन्य यौगिक, एक अन्य सरल यौगिक एसिटाइल कोएंजाइम A में, और प्लस साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगी। फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम A जो है इसका आगे और अपघटन होगा। इस प्रक्रिया को हम कहेंगे क्रेब्स चक्र, और इस क्रेब्स चक्र के थ्रू ये एसिटाइल कोएंजाइम A जो है वो CO2 प्लस H2O ये उत्पन्न कर देगा। ये जो पूरी प्रक्रिया है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये अभिक्रिया होते हैं और साथ में ETS की अभिक्रिया होती है, जिससे 38 ATP अणु यानी 686 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वह भी इसमें उत्पन्न हो जाती है। या फिर दूसरी परिस्थिति जो है वो ये हो सकती है जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले अभिक्रिया। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इस पायरुविक अम्ल का अपघटन होगा, जिससे या तो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और C2H5OH एल्कोहल। तो या तो एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, या फिर दूसरा तरीका भी हो सकता है जिसमें लैक्टिक अम्ल जैसे कार्बनिक अम्ल जो हैं उनकी उत्पत्ति होती है। और यह प्रक्रिया जो है वो भी कोशिका द्रव्य में ही होगी, यानी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल नहीं होता है, कोशिका द्रव्य में ही सारी प्रक्रिया हो जाती है। और इसमें केवल 2 ATP अणु जो है वो प्राप्त होते हैं।
या फिर ऊर्जा के आधार पर हम देखें तो लगभग 58 किलो कैलोरी ऊर्जा ही उत्पन्न होती है, जबकि इसमें ऊर्जा की मात्रा जो है वो लगभग 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है, इसलिए इसको हम कहेंगे वायुवीय श्वसन। वायु की या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायुवीय श्वसन हो गया, या इसे ऑक्सीकारी श्वसन भी कहते हैं, जबकि या ऑक्सीकीय श्वसन भी इसको कहा जाता है। तो एक तो हो गया ऑक्सीकीय श्वसन, ये हो गया अनोक्सीकीय श्वसन। अनोक्सीकीय भी कह सकते हैं या अवायुवीय भी कह सकते हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो श्वसन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक वायुवीय श्वसन और एक अवायुवीय श्वसन, या ऑक्सीकीय श्वसन और अनोक्सीकीय श्वसन। वायुवीय और अवायुवीय श्वसन में अंतर जो है वो पूछे जाते हैं, इस पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो इसमें केवल ये रेखा चित्र जो है इसको ध्यान में रखना है। ग्लूकोज पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो कोशिका द्रव्य में होता है। आगे इस पायरुविक अम्ल का अपघटन 2 तरीके से हो सकता है, या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो वो प्रक्रिया आगे की होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें पायरुविक अम्ल अंतिम रूप से, चाहे इसको भी रहने दें, अंतिम रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 जल के अणु प्राप्त होते हैं, साथ में 38 एटीपी उत्पन्न होते हैं। और यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तो वो प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में ही हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता नहीं होगी, और इसमें अंतिम उत्पाद बनेंगे या तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लैक्टिक अम्ल, और ऊर्जा उत्पन्न होगी केवल 2 एटीपी अणुओं के रूप में। अब इस आधार पर हम देखें तो इसकी तुलना जो है वो हमें करके देखते हैं। तो एक तरफ है वायुवीय श्वसन, इसकी विशेषताएं देखते हैं, थोड़ा सही तरीके से लिख देते हैं, वायुवीय श्वसन एक और दूसरी तरफ है अवायुवीय श्वसन। अब इनको लिखना कैसे है, ये यदि रेखा चित्र ध्यान में है तो फिर अंतर जो है वो कैसे लिखे जाएंगे उनको हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे पहला अंतर जो है ये हो जाएगा, यह है श्वसन वायु की या O2 की उपस्थिति में होता है, और इसमें यह O2 की अनुपस्थिति में या O2 आवश्यक नहीं है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अवायुवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो पहला अंतर या पहली विशेषता ये आ गई। दूसरा, इसमें ग्लूकोज जो है जिसमें 6 कार्बन अणु वाला एक यौगिक है, ये 6 कार्बन सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अलग हो जाते हैं, यानी इसमें ग्लूकोज का या कह सकते हैं श्वसन क्रियाधार का पूर्ण ऑक्सीकरण या पूर्ण अपघटन होता है। जबकि इसमें देखें ग्लूकोज के अपघटन से या तो बनता है अल्कोहल जिसमें 2 कार्बन हैं, या लैक्टिक अम्ल जिसमें 3 कार्बन वाला यौगिक होता है। तो 2 या 3 कार्बन वाले यौगिक बनते हैं, यानी सारे कार्बन टूटकर अलग नहीं हुए। इसका मतलब इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण अपघटन होता है, अपघटन पूर्णतः होता ही नहीं है। अब इसी अपघटन से ही हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो इसमें पूर्ण अपघटन होता है, इसलिए ऊर्जा भी अधिक प्राप्त होती है। तो यूं कह सकते हैं अगला अंतर है ऊर्जा अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। मात्रा भी बता सकते हैं, ऊर्जा अधिक है, यानी 38 एटीपी अणुओं के रूप में प्राप्त होती है, या किलो कैलोरी में दिखाएं तो 686 किलो कैलोरी ऊर्जा इसमें उत्पन्न होती है। और इसमें अंतर हो जाएगा, ये ऊर्जा जो है वो कम मात्रा में प्राप्त होती है, केवल 2 एटीपी या कह सकते हैं 58 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वही इसमें उत्पन्न होगी। तो ये भी एक अंतर जो है इसमें हो गया। इसके बाद में एक अंतर ये है कि कहाँ पर होती है। ये देखें अवायुवीय श्वसन है, कोशिका द्रव्य, तो इसमें समस्त जैविक क्रिया या पूर्ण प्रक्रिया जो है वो कहाँ पर होती है, केवल एक ही जगह पर है। पूर्ण प्रक्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है। जबकि इसमें देखें तो
पूरी प्रक्रिया जो है उसमें एक चरण यानी ग्लाइकोलाइसिस जो है वो तो होता है कोशिका द्रव्य में, और फिर आगे की जो प्रक्रिया यानी क्रेब्स चक्र है वो होता है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों स्थानों पर संपन्न होती है, जबकि इसमें पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो केवल कोशिका द्रव्य में ही संपन्न हो जाती है। इसके अलावा एक और अंतर जो है वो हम ये बता सकते हैं कि अंतिम उत्पाद जो हैं वो क्या बने हैं। अंतिम उत्पाद देखें, ये हैं अंतिम उत्पाद। वायुव्य श्वसन जो है उसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जबकि इसमें जो अंतिम उत्पाद हैं वो अंतिम उत्पाद हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल या कह सकते हैं कार्बनिक अम्ल। तो इसमें कार्बनिक अम्ल जो हैं वो प्राप्त होते हैं। इसके अलावा किन जीवों में ये प्रक्रिया पाई जाती है उसके आधार पर भी अंतर मिलता है। ये वायुव्य श्वसन की प्रक्रिया जो है वो अधिकांश जीवित कोशिकाओं में होती है या अधिकांश जीवों में होती है, जबकि अवायुव्य श्वसन की प्रक्रिया जो है वो कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष जीव, सूक्ष्म जीव जिसमें जीवाणु या कवक जो है वो शामिल किए जाते हैं, जीवाणुओं में और कवकों में ही ये प्रक्रिया होती है। इसके अलावा कई बार अंकुरित होते हुए जमीन के अंदर गिरने वाले जो अंकुरित बीज होते हैं उनके अंदर भी ये क्रिया होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो जीवाणु और कवकों में ये प्रक्रिया पाई जाती है या ये केवल सूक्ष्म जीवों में होती है। उच्च पादप कोशिकाएं जो होती हैं वो वायुव्य श्वसन ही दर्शाती हैं। तो इस पाठ में आगे हम जो पढ़ेंगे पूरा वो ये सारी प्रक्रिया जो है इसी को पढ़ेंगे, यानी इस ऑक्सीकार्य श्वसन को हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें पहला चरण जो है वो ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद में दूसरा चरण पायरुविक अम्ल का एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलना, तीसरा चरण क्रेब्स चक्र यानी सी, और चौथा चक्र जो है या चौथी प्रक्रिया जो है वो इस प्रक्रिया के दौरान कैसे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से एटीपी बनते हैं। ये भी एक विशेष प्रक्रिया होगी जिसको हमें ETS इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहते हैं। तो 4 चरणबद्ध प्रक्रियाएं जो हैं वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे इस पाठ में पूरा डिटेल से, वही हमें पढ़ना है। लेकिन इनको हम पढ़ना शुरू करें या वायुव्य श्वसन की क्रिया विधि हम पढ़ें उससे पहले श्वसन की क्रिया कहाँ पर होती है, कोशिका के किस भाग में होती है, उसको हम समझेंगे। इसलिए यहाँ पर इसको ध्यान में रखें और इसको ध्यान में रखते हुए आगे श्वसन क्रिया स्थल जो है या श्वसन की क्रिया कहाँ पर होती है उसको थोड़ा सा इसमें देखते हैं। तो इसमें भी आपको नोट्स वगैरह में ये मिल जाएगा। हालांकि परीक्षा के लिहाज से श्वसन की क्रिया कहाँ पर होती है उससे कोशिकांक का पूरा चित्र सहित वर्णन वगैरह करना वो नहीं पूछा जाता है, लेकिन उसको ध्यान में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि श्वसन की ये पूरी प्रक्रिया जो हम पढ़ेंगे उसमें कौन से स्थान पर कौन सी क्रिया होती है वो समझना महत्वपूर्ण होगा। तो श्वसन क्रिया स्थल, इसका अध्ययन हमें अगले पॉइंट के रूप में करेंगे। श्वसन क्रिया स्थल का कार्य पादपों में करता है या कोशिका में करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो एक विशिष्ट कोशिकांग है यह श्वसन क्रिया स्थल की तरह से कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए श्वसन की क्रिया में ऊर्जा ही उत्पन्न होती है और ऊर्जा उत्पन्न करने वाला कोशिकांग ये है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस, ऊर्जा ग्रह जो है वो कहा जाता है इसे कोशिका का। एक माइटोकॉन्ड्रिया की यदि हमें कोशिका के अंदर स्थिति देखें, कोई भी जीवित कोशिका जो है वो श्वसन की क्रिया प्रदर्शित करेगी। उस कोशिका में ये बाहर की तरफ कोशिका झिल्ली, उससे बाहर कोशिका भित्ति और इसके भीतर की तरफ ये है कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य में केंद्रक और अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं जिनमें से विशेष कोशिकांग जो है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। एक कोशिका में कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो उपस्थित होते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मुख्य श्वसन क्रिया स्थल का कार्य करेगा।
पहली प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस ये बाहर कोशिका द्रव्य में होगी, आगे की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को देखें। एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इस प्रकार की संरचना होती है, अनियमित आकृति की संरचना है, जिसमें बाहर की तरफ पाई जाती है बाह्य माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली, दोहरी झिल्ली युक्त यह कोशिकांग होता है। तो बाहर की तरफ बाह्य झिल्ली पाई जाती है, भीतर की तरफ आंतरिक झिल्ली पाई जाती है। बाह्य झिल्ली पूरी तरह से समान रूप से फैली हुई रहती है, लेकिन आंतरिक झिल्ली विशेष प्रकार की होगी। आंतरिक झिल्ली में इस प्रकार के अंतर्वलन पाए जाते हैं, यानी अंदर की तरफ ये मुड़ी हुई सी होती है, और ये अंतर्वलन जो हैं इनको कहा जाता है क्रिस्टी। ये महत्वपूर्ण स्थल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, क्रिस्टी इन्हें कहा जाता है। क्रिस्टी की आंतरिक सतह जो होती है, आंतरिक भित्ति, इसके ऊपर टेनिस का जैसे रैकेट होता है उस तरह के छोटे छोटे कण से दिखाई देते हैं, उस तरह की आकृति के कण दिखाई देते हैं, वृंत जैसी आकृति से जुड़े हुए। इन कणों को कहा जाता है ऑक्सीसोम, या इन्हें कहा जाता है F1 कण। ये F1 कण भी महत्वपूर्ण संरचनाएं होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, जहां पर एटीपी उत्पन्न होने वाली पूरी प्रक्रिया जो है वो उत्पन्न होती है। एटीपी यही उत्पन्न होते हैं। अब एक कोशिका में मान ले पहले ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज से शुरुआत हुई, तो ग्लूकोज पहले पायरुविक अम्ल में टूट गया, ये हो गया कोशिका द्रव्य में। फिर ये पायरुविक अम्ल एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में कहाँ प्रवेश कर जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये इन झिल्लियों को पार करके कहाँ पहुँचता है? मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी जो द्रव्य होता है उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स, या हिंदी में लिखा हुआ मिल जाए तो इसको कहते हैं अधात्री। तो मैट्रिक्स या अधात्री में आगे की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। क्रेब्स चक्र जो है वो कहाँ होता है? मैट्रिक्स में होता है। और फिर उसके बाद में ईटीएस की प्रक्रिया जो है वो कहाँ पर होती है? ऑक्सीसोम में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की ये संरचना जो है वो ध्यान में रखें, ये ऑक्सीसोम पूरी सतह पर पाए जाते हैं, सब जगह पर मिलेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, जिसमें बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्लियां पाई जाती हैं। इनके बीच में पराझिल्लीय अवकाश होता है। आंतरिक झिल्ली जो है वो अंगुलीनुमा अंतर्वलन बनाती है, जिसके कारण से इसमें विशेष रचनाएं बनती हैं जिनको क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी की आंतरिक सतह पर रैकेट जैसे वृंतनुमा कण होते हैं, जिनको कहा जाता है F1 कण या ऑक्सीसोम। और यही वो कण है जो एटीपी अणुओं का उत्पादन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी द्रव्य जो है वो मैट्रिक्स या अधात्री कहलाता है, जिसमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, श्वसन क्रिया से संबंधित विभिन्न एंजाइम होते हैं, साथ में इसमें राइबोसोम भी होते हैं, और एक माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए जो है वो भी पाया जाता है, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। श्वसन की दो मुख्य क्रियाएं, क्रेब्स चक्र और एक आगे की और प्रक्रिया होती है डी ये चरण, जिसको कहा जाता है ईटीएस। ये दोनों प्रक्रियाएं जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होती हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन क्रिया स्थल इसे कहा जाता है। और एटीपी उत्पन्न करने के कारण से इसको कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह, ये कहलाता है। अब आगे की पूरी प्रक्रिया विधि जो है श्वसन की, उसमें ये विभिन्न चरण, इनको जरूर से ध्यान में रखें। इन चरणबद्ध तरीकों में श्वसन की क्रिया विधि जो है उसका अध्ययन हम कल की क्लास में करेंगे। श्वसन क्रिया से संबंधित कुछ सामान्य चीजें जो हैं वो आज की क्लास में हमने पढ़ी हैं, तो इनको एक बार रीड कर लें। बाकी मुख्य चीज जो है वो आई, वो श्वसन क्रिया का सामान्य रेखा चित्र, आरेखीय चित्र जो है वो हमने पढ़ा। इसी का पूरा विस्तृत वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। और मुख्य बात जो इसमें आई वो है वायुवीय और अवायुवीय श्वसन में अंतर। इनको जरूर से याद कर लें। बाकी अगली क्लास में हमें श्वसन क्रिया विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।